हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवापू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे के फिनटेक कंपनी का जो आईपीओ 19 दिसंबर 2022 से ओपन होने वाला है। हम इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इस आईपीओ का आज की डेट में जीएमबी का क्या प्राइस चल रहा है और आज की डेट में जो है कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो कितने हैं और पास्ट में कंपनी ने कितनी अच्छी जो है वो ग्रोथ प्राप्त की है। साथ में हम देखेंगे कि हमें लास्ट में जो है इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। यदि मैं कंपनी की शुरुआत से बात करूं तो कंपनी जो है 2017 में इनकॉर्पोरेट और कंपनी जो है टेक्निकली जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड को या आईपीओ इन्वेस्टर्स को या एएमसी को, तो उसमें जो है काफ़ी जो है कंपनी का आत्माय रुतबा है और कंपनी जो अच्छी टेक्निकली जो है वो सेवा जो है वो प्रदान करती है। और इंडिया में जो है ये जो सॉल्यूशंस प्रदान करती है इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी इन्वेस्टर ट्रांजिशन अपनी करता है, यदि किसी इन्वेस्टर को अपने ट्रांजिशन चेक करना हो, यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है या उसको वापस निकालना हो, तो इस तरह के जितने भी ट्रांजिशन हैं ये कंपनी प्रदान करती है। साथ में ये जो है फिलीपींस और मलेशिया में भी अपनी और हांगकॉन्ग में भी अपनी जो है सर्विस दे रही है। यदि 30 सितंबर 2022 तक की हम बात करें तो कंपनी जो है इंडिया में लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। म्यूचुअल फंड के जो एएमसी है उनको जो है ये सबसे ज़्यादा जो है अपनी सेवा प्रदान करती है। तो इस तरह से कंपनी की जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी की जो ग्रोथ है उसके भी काफ़ी अच्छे चांस हैं। कंपनी जो है वो 301 म्यूचुअल फंड्स में जो है 192 जो असिस्ट मैनेजर है उनको जो अपनी सेवाएं 30 सितंबर 2022 तक प्रदान कर रही है। तो जो के फिनटेक कंपनी है मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड मैनेजरों को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टर फंड्स को, वेल्थ मैनेजर को और जो पेंशन यानी कि एनपीएस की एक तरह से जो एनपीएस है और उनको जो है अपनी जो है वो टेक्निकली जो ट्रांजिशन फैसिलिटी है वो प्रदान करती है। यदि हम के फिनटेक कंपनी की आगे बात करें तो कंपनी जो है वो 2 ऑपरेशन जो जैसे सीआरए जो है वो एनपीएस को अपनी फैसिलिटी प्रदान करता है, तो सीआरए एनएसडीएल, तो उसी तरह से जो है कंपनी की के फिनटेक कंपनी जो है उस तरह की जो सेवा है वो प्रदान करती है। यदि हम कंपनी की बात तो कंपनी ने जो है जो भी कंपनी का बिजनेस है और जो प्रोडक्ट सर्विस प्रदान करती है कंपनी उनको जो है एक तरह से 3 भागों में इसने बांट रखा है। यदि हम प्रथम भाग की बात करें तो इसमें क्या है इन्वेस्टर सोल्यूशन, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर चाहे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एनपीएस में इन्वेस्ट करें, आईपीओ में इन्वेस्ट करें या कहीं और भी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके जो जितना भी ट्रांजिशन होता है हमारे से पैसा बाहर निकाले या उसमें जमा करे या जो भी कैलकुलेशन हमारा जितना ब्याज सहित पैसा हमें मिलना है, तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं या उसका रिकॉर्ड रखना हो, तो उस तरह की जो भी सर्विसेज हैं वो इस के फिनटेक कंपनी के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। दूसरे उसकी बात करते हैं इश्यूअर सोल्यूशन से मतलब है कि फॉर ए सर्टेन एंड मेंटेनेंस जो है जितना भी है ट्रांजिशन प्रोसेसिंग फॉर आईपीओ, जिस तरह से हम अभी आईपीओ इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी पूरी प्रोसेस जो होगी, यानी कि इसमें कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, कितनों को जो है डीमैट अकाउंट में जो है बाद में जिनको अलॉट हो जाएगा उनको शेयर क्रेडिट करना, फिर बाद में उनका रिफंड पैसा करना जिनको अलॉट नहीं होगा, तो उस तरह की जितनी फैसिलिटी है ये सब जो है के फिनटेक कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। यदि हम तीसरी बात करें तो ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विस, यानी कि एक तरह से जो भी लीगल सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है, यानी कि किसी का पैसा जो है विदेश में ट्रांसफ़र करना है या वहाँ से इश्यू करना है, तो उस तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो और उसका अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड रखना है वो सभी जो है इस के फिनटेक कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स डाटा को देख लेते हैं। तो यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो जो 31 मार्च 2019 तक की बात करें तो टोटल एसेट जो है 1021 करोड़ रुपए के थे। रेवेन्यू की बात 164 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया और प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 8.96 यानी लगभग 9 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने 2019 के 31 मार्च 2019 तक प्राप्त किया। यदि हम बात करें 31 मार्च 2020 तक की तो कंपनी ने जो है 868 करोड़ रुपए का टोटल एसेट्स थे। रेवेन्यू की बात करें तो 455 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और यहाँ पे यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो 4.52 यानी कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। क्योंकि ये कोरोना काल था तो इस दौरान जो है थोड़ा सा जो है कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। यदि हम 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी का टोटल एसेट जो है 922 करोड़ रुपए हो गया बढ़कर। रेवेन्यू की बात करें तो 486 करोड़ रुपए और यहाँ पे जो है कंपनी को नुकसान हुआ प्रॉफिट की जगह माइनस का 64 करोड़ रुपए का, काफ़ी अच्छा खासा इसको नुकसान हुआ। तो इस वजह से जो है इसका जो आगे हम देखेंगे तो वो QIB के लिए जो है 75% जो है वो रिजर्व रखा जाएगा।
इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हो चुकी कोरोना काल का इम्पैक्ट जो है 2021 तक इसको पड़ा। आगे यदि हम बात करें, यदि हम 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो कंपनी के जो टोटल असिस्ट है वो 1026 करोड़ रुपए के हो गए, बढ़ गया। यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है 645 करोड़ रुपए हो गया, और यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, 148 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और यदि हम 30 सितंबर 2022 तक की बात करें तो कंपनी को जो है वो 1114 करोड़ रुपये का टोटल असिस्ट हो गए, 353 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, और प्रॉफिट जो है वो 30 सितंबर 2022 तक जो है इसको 85 करोड़ रुपये का हुआ। तो इस तरह से यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो 2021 के फाइनेंशियल्स को छोड़ के काफ़ी सभी में जो है प्रॉफिट हुआ, लेकिन चूंकि वहाँ कोरोना काल का इम्पैक्ट था इसलिए इसको काफ़ी अच्छा खासा भरकम जो है नुकसान हुआ। यदि हम कंपनी के डिबेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो है अभी भी जो है 126 करोड़ रुपए का डेप्ट है। तो इस तरह से कंपनी जो है वो ज़्यादा कर्ज में तो नहीं डूबी हुई है, लेकिन उसका जो है फिर भी कंपनी के ऊपर जो है अच्छा खासा कर्ज है। कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। आईपीओ डिटेल की यदि हम बात करें तो आईपीओ जो है वो 19 दिसंबर में ओपन होगा और 21 दिसंबर में क्लोज हो जाएगा। साइज़ की बात करें तो आईपीओ का जो साइज़ है वो 1500 करोड़ रुपए का है, और उसमें सारा का सारा जो है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू जो है प्राप्त कर रही है कंपनी, यानी कि 1500 करोड़ रुपये जो है जो भी इसके प्रमोटर्स हैं, कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, वो 1500 करोड़ रुपये उन्हीं के पास जाएगा। इशू टाइप की बात करें बुक बोल्ड इशू टाइप आईपीओ, लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्टिंग होगा। यदि हम क्यूआईबी के शेयर ऑफर यानी कि क्यूआईबी को जो है के लिए जो है 75% जो है वो शेयर ऑफर किए गए हैं, एनआईए या एचएनआई के लिए 15% जो है वो शेयर ऑफर किए गए, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो ओनली 10% ही जो शेयर है वो ऑफर किए गए हैं। यदि हम इशू शेयर की बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग है 74.30%, और आईपीओ के लिस्टिंग होने के बाद जो है वो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रह जाएगी वो 71.74% रह जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी खासी जो है वो होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की रहेगी। तो इसलिए जो है इस आईपीओ में जो है प्रमोटर जो है इस कंपनी को जो आगे तक ले जाना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ की संभावनाएँ इसमें हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की। यदि इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो ओपनिंग 19 दिसंबर में है, क्लोजिंग 21 दिसंबर में है, और अलॉटमेंट के लिए बात करें तो 26 दिसंबर में ये इसका जो है वो अलॉटमेंट होगा, और रिफंड की यदि हम बात करें तो 27 दिसंबर में जिन लोगों को जो है आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड हो जाएगा, और जो शेयर है डीमेट अकाउंट में आपके वो 28 दिसंबर में क्रेडिट हो जाएगा, और लिस्टिंग जो है इसकी 29 दिसंबर 2022 में हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आज की डेट में इसकी जीएमपी की। तो अभी जो है इसका जीएमपी का प्राइस जो है वो शो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस आईपीओ में जो है वो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो यदि मैं इस आईपीओ के अप्लाई करने की बात करूं तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से यदि देखें तो 71% जो है वो आईपीओ के बाद में प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग रह जाएगी। तो उस तरह से वो तो वहाँ पे तो ठीक है। यदि लेकिन हम बीच में बात करें तो कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ ये है कि जो कंपनी जो है वो सारा का सारा जो 1500 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल से जो है प्राप्त करेगी, और वो जितने भी इसके शेयर होल्डर हैं प्रमोटर्स है सारा पैसा जो है उनके पास जाएगा, और कंपनी के जो है आगे ग्रोथ के लिए जो है या जो इसके ऊपर कर्ज है उसके लिए जो है अभी यानी कि फ्रेश इशू नहीं हो रहा है क्योंकि इस आईपीओ में, तो इसलिए जो है अभी ना तो कर्ज उतरने वाला है और ना ही जो है कंपनी कहीं भी और जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो उस तरह से जो है ये थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट है कि इसमें सारा पैसा जो है वो प्रमोटर्स के पास ही जाएगा, और जो शेयर होल्डर है उनके पास जाएगा, वो अपनी शेयर होल्डिंग जो इसके साथी हैं वो बेच रहे हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसका निगेटिव पॉइंट है। बाकी तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है। कंपनी की यदि हम बात करें तो कंपनी विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, साथ में जो है जिस तरह से NSDL CRA है और ये जो कंपनी है उसी तरह की हमें जो है सर्विस प्रदान करती है, साथ में असिस्ट मैनेजर म्यूचुअल फंड आईपीओ और जो भी सर्विसेज जो है वो टेक्नोलॉजिकली जो है चाहे ट्रांजिशन से संबंधित है या कुछ भी अन्य भी जो भी सुविधाएं हैं, तो उस तरह की जो है ये काफ़ी अच्छी सर्विस जो है प्रदान कर रही हैं। तो उस तरह से कंपनी का जो अच्छा खासा जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड सही है, और आप जो है इस आईपीओ में आसानी से जो है इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। हालांकि लिस्टिंग गेन क्या होगा ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिस्टिंग गेन तो ऐसा रहता है कि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी जो है वो संभव है। हाँ ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप इस आईपीओ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और रिस्क तो देखिए हर जगह ही रहता है, लेकिन फिर भी जो है ये कंपनी जो है यदि हम टेक्निकली देखें तो काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो है ग्रोथ की संभावना इन फ्यूचर काफ़ी ठीक ठाक हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।